नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, एक खबर आ रही है और उस खबर ने पाकिस्तान में बड़ी हलचल तेज कर दी है और वो खबर ये है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो भारत आ सकते हैं। अब देखिए, अगर वो भारत आते हैं तो ये जो गलवान की झड़प हुई थी, ये उसके बाद पहली बार होगा जब शी जिनपिंग यहाँ पर आएंगे। इसके पहले वो तब आए थे जब वो बहुत पहले आए थे, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब आए थे। तो ये जो मीटिंग होनी है ब्रिक्स की, वो 18वां जो है वो ब्रिक्स समिट है और ये शेड्यूल्ड है 12-13 सितंबर 2026, यानी कि अगले ही महीने। और ये होना है यहीं दिल्ली में हमारे, मतलब खैर मैं तो यहीं पर हूँ, मतलब नई दिल्ली में होना है जो हमारे देश की राजधानी है। और अभी जो है हमारे पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है। ये मल्टीलैटरल इवेंट है और रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उनके आने की कंफर्मेशन मिल चुकी है। ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि व्लादिमीर पुतिन सितंबर में ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या डिप्लोमेटिक चैनल से जो बातचीत चल रही है, वहां से जो खबरें थोड़ी बहुत छन के आ रही हैं, तो ये आ रही हैं कि मतलब कि वो इंडिकेशन है कि वो आएंगे मीटिंग में शामिल होने, शी जिनपिंग। ये चांसेस हैं। अब एन मौके पर कोई चीज हो जाए, वो ना आए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये है कि आएंगे जरूर, क्योंकि पुतिन भी आ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो पूरा इवेंट है ब्रिक्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और ऐसे टाइम में ब्रिक्स का इवेंट हो रहा है जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ब्रिक्स तो ऐसा है, ब्रिक्स वैसा है, कहाँ G7 से टक्कर लेगा और ये वो दिस और दैट। लेकिन ब्रिक्स की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम मीटिंग कह सकते हैं, और ये संदेश भी होगा। तो जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसका, वो ये है कि 2019 के बाद, 2019 के बाद ही ये पहली ट्रिप होगी जब ये लोग आएंगे। और 2020 में जो है वो गलवान वैली स्टैंड अप हुआ था। अब जो इसके लिए लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस हैं वो सारी चल रही हैं। चाइनीज़ जो सिक्योरिटी टीम है और जो एडवांस उनकी डेलीगेशन है, वो ऑलरेडी नई दिल्ली में विजिट कर चुके हैं। वो यहाँ के अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो इससे भी इंडिकेशन मिलता है कि शी जिनपिंग आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बीजिंग में एक हाई लेवल इंटरेक्शन मीटिंग की है और उससे भी ये क्लियर हुआ है कि भाई आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब जो कोर एजेंडा है, देखिए इस ब्लॉक में ब्रिक्स में 11 मेंबर हो चुके हैं। ब्रिक्स के हम फाउंडर मेंबर हैं, चाइना, हम, रशिया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाली हैं, सप्लाई चेन्स, फ्यूल क्राइसिस, ये सब कुछ है, मिडिल ईस्ट है, ये भी होने वाला है। तो ग्लोबल ट्रेड पर होगी चर्चा बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पर होगी, रीजनल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। ग्लोबल साउथ के वॉइस को और ज़्यादा प्रमुखता से वहाँ पर पेश किया जाने वाला है। और इसके अलावा जो अभी हमने फ्यूल क्राइसिस देखा है, उससे चाइना भी प्रभावित हुआ। होर्मुज स्ट्रेट है, या जो अभी जो बाब अल मंदेब पर जो लफड़े चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, आगे और ज़्यादा प्रभावित होने की जो है आशंका दिखाई दे रही है। तो इस पर मीटिंग का एजेंडा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो सकती है, अगर शी जिनपिंग आते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट रहने वाली है और इस ब्रिक्स मीटिंग पर दुनिया भर की निगाहें रहने वाली है। क्योंकि देखिए, ब्रिक्स देशों में जो लोग शामिल हैं वो बहुत पावरफुल हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत बड़े मजबूत प्लेयर्स हैं। अब इस पर चलिए ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और यहाँ पे किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान से तो खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, चाइना को लेकर, सीपेक को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। चाइना ने पैसे वापस मांग लिए हैं, अब बुलाए कि पैसे वापस करो, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेट्स सी। पाकिस्तान की नहीं होगी, आज बात होगी जरा चाइना की।
चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे ब्रिक्स समिट के लिए, और गलवान क्लैशेस के बाद ये पहला विजिट होगा। तो क्या लग रहा है सर आपको, कुछ आपके और चाइना के बीच में टेंशन कम होगी? कितना इम्पोर्टेंट है ये ये विजिट? हाँ देखिए, विजिट कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो कहता हूँ इधर कल आरजू को साहिबा भी हमारे कंट्री में आएंगी तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट विजिट। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रही हैं जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरह चाइना चाइना का, जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सो ऑब्वियस बात है कि इम्पोर्टेंस एक इस बात की नहीं होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बट ये होता है कि उस कंट्री ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। पहली बात, ब्रिक के फाउंडर मेंबर है चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों। और अगर वही एक दूसरे के ब्रिक के मीटिंग्स में आते हैं तो ये दिखाता है कि फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में, जो बाकी 11 कंट्रीज हैं जो को जिनको के मेंबर बनाया गया है, उनके सामने एक मिसाल है। मैं तो कह रहा हूँ G7 के सामने मिसाल है कि देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो G7 ब्रिक्स से कम इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि वो डेवलप्ड नेशंस की गैदरिंग है और हमारी डेवलप्ड नेशंस की और डेवलपिंग नेशंस की कॉम्बिनेशन है। बट अगर मोटे तौर पर जीडीपी भी अगर कंपेयर करें कि उनकी जीडीपी ग्रुप G7 की वर्सेस ब्रिक की, तो बड़े सीधी सीधी बात है कि G7 की चाहे 2% कम हो, लेकिन 2% ब्रिक से कम है। आई थिंक दे आर एट 29.78% एंड ब्रिक इज एट अबाउट 31.67%, समथिंग लाइक दैट। सो कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंस तो है। अब आती बात जो आपने कहा है कि 2019 के बाद, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको मैं इवेलुएट करने के लिए देता हूँ कि आप ही इवेलुएट करिए। उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है उसको। देखिए, ये मैं भी मानता हूं कि ब्रिक्स जो है ना वो G7 से ज़्यादा बड़ा है। और ऐसे नहीं है। अगर G7 को चलिए हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, G7 में जो हैं वो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं। इसमें यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, प्लस यू एज ए नॉन वो मेंबर है। ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथोपिया, ईरान है, यूएई है, और अभी ये बढ़ सकता है। जो कोर आइडियोलॉजी है इन दोनों संस्थाओं की, G7 का है लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, इंस्टीट्यूशनल स्टेटस को। ब्रिक्स का है मल्टीपोलैरिटी, सोवरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस और डी डॉलराइजेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करती है G7 से, क्योंकि G7 में अमेरिका है और वो डॉलराइजेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन का शेयर देखें तो G7 सिर्फ 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ब्रिक्स नियर अबाउट 45 to 48% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आधी आबादी ब्रिक्स में। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो इसमें G7 आगे 54.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है G7 की, और ब्रिक्स की जो है इंक्लूसिव 33.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। 20 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है। अगर आप ग्लोबल जीडीपी शेयर पीपीपी पर बात करेंगे तो वहां पर 29% है और जो ब्रिक्स है वो 35 to 40% का शेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एवरेज प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो G7 की कम है, स्लो है, 1 या 1.1% एनुअली से नीचे है। और अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज का देखेंगे तो ये रैपिड ग्रोथ है 3.7% से लेकर 4% एनुअली तक। तो ये बड़ा गैप है। और जो ये आप इकोनॉमी का गैप देख रहे हैं ना, 54 ट्रिलियन और 33 ट्रिलियन, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका रह पाएगा। दिन नहीं, मतलब कुछ सालों की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा है, लैंड ब्रिक्स कंट्रीज के पास सबसे ज़्यादा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आने वाले टाइम में ब्रिक्स जो है, मतलब 10-15 साल 20 साल मुझे लगता है लगेंगे, लेकिन ये G7 से बड़ी संस्था बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तंग किया है, उसको ख्वार किया है।
मैं चाइना की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी। सी पैक का जो हशर यहां पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और सी पैक एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। आखिर क्या वजह, मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि J10C के पार्ट्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, क्या क्या अमर माने हैं, क्या क्या चीजें जो हायल हो रही हैं आपके साथ तय करके J35 उससे वो रूगर्दानी कर गए। क्या वजह है? आपके हालात और मामलात अलहदा, सियासी नाअहलियां अलहदा, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, आपको लोग उधार दे दे के तंग आ गए। यार इस तरह होना चाहिए मसा। बिल्कुल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आफ्ताब इकबाल ने कही है कि उधार दे दे के तंग आ गए, और चाइना भी तंग आ चुका है। और चाइना को क्लियरली देखिए दिख रहा है कि इस वक्त अमेरिका के ट्रैप में फंसा हुआ है पाकिस्तान, पूरा का पूरा। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी फंसी हुई है, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तो पूरी तरह फंसी हुई है, मतलब बहुत बुरी तरह, पूरी तरह नहीं, बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, और वो जल्दी निकल नहीं सकते। जिस मोटिव के साथ सीपेक चाइना लेकर आया था पाकिस्तान में, 60-65 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था, वो मोटिव पूरा नहीं हो रहा। अब जो फ्रंट पर रखा उसने कि इससे पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान में रोजगार बढ़ेगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज आएंगी, पाकिस्तान में ये होगा, पाकिस्तान में वो होगा, ये गेम चेंजर होगा, दिस दैट, जिसको प्रचार किया गया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एज ए इंडियन ये बात कर रहा हूं क्योंकि मैं चिढ़ता हूं, भारत तो चिढ़ता है जी, भारत तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट देख नहीं सकता। तो मैं आपको ना एक पाकिस्तानी बंदे की बात सुनाता हूं जो बहुत पावरफुल बंदा है, पाकिस्तानी एलीट में शामिल किया जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप में वो रह चुका है, शब्बर जैदी। वो जरा सुनिए कि सीपेक के बारे में वो क्या कह रहे हैं। पूछेंगे ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही किस तरह हो सकती है, मैं आपको पता है क्या जवाब दूंगा, आप शॉक हो जाएंगे जी। आप चीन से तिजारती ताल्लुकात बंद कर दें। ये बात ठीक है आपकी, नहीं मैं बिल्कुल शॉक नहीं होऊंगा। जितना नुकसान चाइना ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहुंचाया है, इतना अमेरिका ने नहीं पहुंचाया। मैं अगर पाकिस्तान में अगर कोई आदमी पहले दिन से सीपेक के खिलाफ है, वो शब्बर जैदी, और मैंने 25 साल पहले कहा था ये बकवास ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है। वो मुझे कहता था इमरान खान रशिया कई, मैंने कहा रशिया कई में एक प्लांट आ जाए मैं नाम बदल दूंगा आपका, ग्वादर चल के दिखा दे मुझे क्या हुआ 25 साल। गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, लोगों को बेवकूफ बना के आपने प्लांट लगवा दिए बिजली के, तबाही कर दी मुल्क के अंदर। चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप बंद कर दें, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल जाएगी। सुन लिया आपने, ये भारत लंबे टाइम से कह रहा है कि अगर पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की खुद की है, लेकिन जो सेकंड नंबर की बड़ी भूमिका है वो चाइना की है। और चाइना अब ये देख रहा है कि यार सीपेक से मेरा जो मैंने जिस चीज़ के लिए मलक्का स्ट्रेट और मलक्का डिलेमा से निकलने के लिए जो मैंने एक ऑल्टरनेट रूट बनाया है, वो भी ज़्यादा कामयाब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान और वहाँ पर अमेरिका को घुसा रहा है। अमेरिका और चीन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका वहाँ पर आएगा तो सिर्फ बलूचिस्तान के मिनरल्स निकालने नहीं आएगा, वो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना के जो एसेट्स हैं, चाइना की जो चीज़ें हैं, वो उन पर काम करेगा। और ये चाइना के लिए अब बहुत बुरी स्थिति बन गई। तो चाइना तो फंस गया, तो अब चाइना कह रहा है कि अभी ऐसी की तैसी, सीपेक की ऐसी की तैसी। और अब पाकिस्तानियों को ये फील होने लगा, जो हम इंडियंस बहुत लंबे टाइम से कह रहे हैं कि भाई सीपेक पाकिस्तान के लिए कोई गेम चेंजर नहीं है, सीपेक पाकिस्तान के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, सीपेक पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधार नहीं सकता। भाई रिजल्ट आपके सामने है ना, 10-12 साल में आप बताओ ना, सीपेक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना सुधार दिया, कितने लाख लोगों को, पाकिस्तानियों को रोजगार दे दिया, कितनी पाकिस्तान की कमाई हो गई? नहीं हुई। लेकिन मंद बुद्धि पाकिस्तानी, अल्प बुद्धि पाकिस्तानी ये नहीं समझेंगे, उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, गेम चेंजर, गेम चेंजर। अभी ये गेम चेंजर चाइना के लिए है, बाकी जिनकी जेब में पैसे जा रहे हैं उनके लिए, तुम लोगों के लिए नहीं है। हर बंदे दिहाड़ी ला रहे यार, हर बंदे दिहाड़ी ला रहे, और तुसी पोला जाके कहता सिस्टम कोलैप्स कर, सिस्टम तुसी किस सिस्टम का हिस्सा हो, सिस्टम चला ही तुसी रहे हो यार, तुसी द सिस्टम हो सारे। खाजा आसफ का जवाब दे, वो कहता यू आर स्ट्रॉन्गर देन द प्राइम मिनिस्टर,
यू आर द सिस्टम। फिर अपनी शिकस्त मान लो आपको, यार मैं मेरे को साढ़े को नहीं चाह रहे, लो भाईजान चलो चलिए। बेसिकली वो सिस्टम की डेफिनेशन जो मोहसिन नकवी की है वो यही है कि चीमा साहब अली विरक साहब ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਅਲੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। चीमा वो साहब क्यों आएगा तार से? वो तो बैठे हुए हैं, वो तो साजिद तारड़ की फ्रस्ट्रेशन आप लोग देख रहे हैं। तारड़ बेचारे फंसे हुए हैं क्योंकि उनका जो लीडर है, उनका जो मालिक है, उनका जो आका है ट्रम्प, वो आसिम मुनीर को अपने साथ रखता है, शहबाज शरीफ को भी सपोर्ट कर रहा है फिलहाल, और ये साहब फंस गए। अभी आसिम मुनीर के साथ नहीं जा सकते, ट्रम्प का साथ देना इनकी मजबूरी है। इमरान खान को ये पसंद नहीं करते, अब ये फंस गए, जाऊं तो जाऊं कहां। कभी ये इधर लुढ़क रहे हैं, कभी ये उधर लुढ़क रहे हैं। ये थाली के बैंगन हो गए हैं साजिद तारड़। थाली में अगर आप बैंगन डाल दो और थाली को थोड़ा सा इधर करो तो कभी बैंगन इधर लुढ़कता है, कभी बैंगन उधर लुढ़कता है। बैंगन को खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, कहां कहां जा रहा है, किधर लुढ़क रहा है। तो वो थाली के बैंगन हो गए साजिद तारड़। मोहसिन नकवी की बुराई करना है, बुराई करेंगे तो भाई आसिम, एक तरह से वो आसिम मुनीर पर हमला है। आसिम मुनीर पर हमला कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं तो ट्रम्प नाराज होगा, क्योंकि ट्रम्प तो आसिम मुनीर को क्या कहता है, वो बेस्ट फील्ड मार्शल जो भी है वो कहता है। शहबाज शरीफ घास नहीं डाल रहा है इनको, साजिद तारड़ को, ये चिड़े हुए हैं। इमरान खान से ये पब्लिकली दुश्मनी कर चुके हैं। जनता जो है वो इमरान खान के सपोर्ट में है, तो जनता भी इन्हें गालियां दे रही है। पाकिस्तानी जनता भी साजिद तारड़ को गालियां दे रही है ना भाई, क्योंकि वो इमरान खान के साथ है। जो इमरान खान के सपोर्टर पत्रकार हैं वो भी साजिद तारड़ को गरिया रहे हैं। अब ये बैंगन के थाली के बैंगन बने हुए हैं, क्या करें। ये फ्रस्ट्रेशन इनकी झलक रही है साफ। ये फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो तो जिसे कहते हैं ना, पोर्चुगल के काशकाश के जो समंदर पे बैठे हुए हैं वो। सुना किसी ब्रिटिश एजेंट ने कहा तेन गोली मरवा देंगे, उन्होंने कहा मरवा लो, मैं तो जर्मनी है। वो जर्मनी टुर गया बंदा। 26 अरब रुपया होवे चीमा साहब, जितने मर्जी टुर जाए बंदा, की फर्क पैंदा। चोरां नूं मोहर पै गया, गरीबां दे खून दी कमाई है। देखो नेचर, मैं हमेशा कहता हूं चीमा साहब, आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी कभी। मैं कहता हूं पुर्तगाल च भी कब्रिस्तान जे, टोरंटो च भी कब्रिस्तान जे। ओए ना जुल्म करो गरीबां ते, जिन्हां तुसीं लित्तर मार मार के ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਢਾਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਐਸ ਇਬਰਤ ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਅਲੀ ਵਿਰਕ, खुदा दी जात ने अली विरक ने इबरत बना के भेजा पाकिस्तान। चीमा साहब छोड़ो यार, अब इनकी बातें सुननी नहीं यार, वीडियो खत्म करते हैं। ये थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा, ये बीपी की दवाइयाँ खा रहे होंगे दोनों मिलके, इनफैक्ट खा भी रहे होंगे। ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, ये दवाई, वो दवाई, टेंशन की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, एंटी डिप्रेशन दवाई, पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे ये लोग। इनकी बातों से अब ये झलक रहा है कि इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम क्या करें। ये चालाकी करके दिखा के ये फायदा उठाना चाहते थे, अब ये फायदा उठा नहीं पाए। गोटियां उल्टी पड़ गई, अब वो गोटियां इनके सर पर बजनी शुरू हो गई। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।